आइए मैं बात करूं एक्सरसाइज 7 का इस पार्ट में मैं आपको बता रहा था जैव विकास का प्रमाण। उसमें एक एक करके प्रमाण मैं बताता गया। आपको अगर याद हो शुरू से वर्गीकी से प्रमाण आपको दिया मैंने, आकारिकी से दिया, सारिकी से दिया, इसमें समझातंक और समझातंक का मैंने चर्चा किया। ऐसे ही मैंने आपको अलग अलग तरह के और भी कई प्रमाण दिए। आइए मैं आज आपको और बताता हूँ। 5 प्रमाण मैंने आपको दिया था, अगर याद होगा एक एक करके आपको अगर दिमाग में होगा कि जैसे कि आपका संयोजक कड़ी से प्रमाण था, भ्रूण विज्ञान से प्रमाण था, ऐसे से करके मैंने प्रमाण दिया। वैसे ही मैं आपको नेक्स्ट प्रमाण देना चाह रहा हूँ जो 6ठा नंबर प्रमाण है, जैव रसायन एवं शरीर क्रिया विज्ञान से प्रमाण। जैव रसायन एवं शरीर क्रिया विज्ञान से प्रमाण। एविडेंस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी। कहने का मतलब है जीव शरीर के अंदर पाए जाने वाले कई तरह के हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं और भी अनेक तरह के रासायनिक पदार्थ हैं जिसकी समानताएं विभिन्न प्रकार के जीवों में जैव विकास का प्रमाण प्रदर्शित करती है। एज एग्जाम्पल देकर मैं समझाऊं तो आपको अगर मालूम हो प्रोटीन पाचक एंजाइम, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, आपको याद हो एक नाम आप जानते हो ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन सिर्फ उच्च वर्गीय ही नहीं निम्न वर्गीय जीवों में भी काम करता है। जितने भी कोर्डेटा संघ के जीव है उन सब में तो खैर ट्रिप्सिन प्रोटीन पचाने में काम करता है। एक फिजियोलॉजी के अंतर्गत मैं बताता हूँ, कारिकी के अंतर्गत बताता हूँ पाचन। ऐसे ही अगर उत्सर्जन को लिया जाए, उत्सर्जन एक्सक्रीशन में आप जानते हो मेढक उभयचर, उसका लार्वा का नाम आप जानते हो टैडपॉल। टैडपॉल लार्वा जो होता है उसमें जलीय कैरेक्टर होता है, उसमें उत्सर्जन होता है अमोनिया का। लेकिन मेढक अगर आप बात करते हो फ्रॉग, इसमें जो उत्सर्जन देखा जाता है यूरिया का। अब आप ही बताओ इसके लार्वा में अमोनिया का और ये जो जीव है फ्रॉग इसमें यूरिया का। स्पष्ट प्रमाण दे रहा है जलीय जीव से स्थलीय जीवों की उत्पत्ति। जैव विकास का प्रमाण मैंने आपको बताया, जैव रसायन और शरीर क्रिया विज्ञान से किस तरह से मिल रहा उसको मैंने बताया। आगे मैं बताता हूँ आनुवांशिकी से प्रमाण से बना। 7 नंबर एविडेंस फ्रॉम जेनेटिक्स। आप सभी जानते हो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, और इस तरह से जो आनुवांशिक पदार्थ रूप आप डीएनए को जानते हो, सिर्फ एक जीव नहीं, जितने भी कोशिकीय जितने भी जंतु हैं सब में अगर आनुवांशिक पदार्थ पूछा जाए तो आप डीएनए का ही नाम लेते हो। अर्थात आप कहते हो कि इन सभी जीवों में समानता बताता है जेनेटिक्स का आनुवांशिक पदार्थ, अर्थात एक पूर्वज से इनकी उत्पत्ति हुई। इतना ही नहीं, आप कहते हो सूचना का स्थानांतरण जो होता है सभी जीवों में एक समान आनुवांशिक पदार्थ जोड़ा। आपने अगर याद होगा प्रोटीन निर्माण क्रिया आपने देखा था, डीएनए से बना हुआ आनुवांशिक कोड जेनेटिक कोड आरएनए को मिला, आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए कार्य कर रहा है। इसको फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डोगमा नाम दिया था। सूचना का स्थानांतरण ये भी जेनेटिक्स से आपका प्रमाण मिलता है। ऐसे में 8वां नंबर लेके चलूं तो आप जानते हैं भौगोलिक, जैव भौगोलिकी से प्रमाण, भूगोल जैव भौगोलिकी से प्रमाण। एविडेंस फ्रॉम बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल। इसका अगर प्रमाण आप देखें, इसका भी बायोजियोग्राफिकल या बायोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो पृथ्वी की सतह देखा जाता है कि अलग अलग तरह के जीवों से भरा पड़ा है। इनके भूखंड एक वायरस साहब में आए थे, WLSE वायरस नामक वैज्ञानिक ने पूरे पृथ्वी सतह को 6 भूभाग में बांटा था। 6 भूभाग का मैं वर्णन कर रहा हूँ, कैसा कैसा जरा देखें, गौर करेंगे। 6 भूभाग का मैं वर्णन कर रहा हूं करके। न्यार्कटिक
अगर आपसे कहा जाए न्टार्कटिक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा मैक्सिको से लेकर उत्तरी अमेरिका तक का भाग, यहां तक के भाग को न्टार्कटिक के अंतर्गत रखा गया। दूसरा न्यूट्रॉपिकल, यह धरती का दूसरा भूखंड बांटा गया जिसमें केंद्रीय और दक्षिणी अमेरिका को रखा गया, सेंट्रल और साउथ, दक्षिणी अमेरिका को रखा गया। तीसरा जो भूखंड लाया गया उसको कहा गया पेलियार्टिक, तीसरा जो भूखंड था पेलियार्टिक, इसमें रखा गया उत्तरी एशिया, यूरोप, उत्तरी एशिया, यूरोप। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ उत्तरी अफ्रीका को भी इसमें रखा गया। ऐसे ऐसे कंट्री को बांट करके इसमें रखा गया। चौथा नंबर जो था वो भूखंड था इथोपियन, चौथा भूखंड वायरलेस साहब के द्वारा दिया गया इथोपियन। इसमें आपका दक्षिणी अफ्रीका से लेकर, और दक्षिणी अफ्रीका जब नाम आता है, एक मरुस्थल का भी नाम आता है सहारा मरुस्थल। इसके साथ साथ इससे रिलेटेड जितने द्वीप थे टापू उन सबको रखा गया। पांचवा नंबर जो रखा गया वो था भूखंड ओरिएंटल। ओरिएंटल के अंतर्गत आपको जिस देश का नाम है भारत, श्रीलंका, मलेशिया, भारत, श्रीलंका, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऐसे ऐसे क्षेत्र को रखा गया। लास्ट है ऑस्ट्रेलिया, इसमें रखा गया ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ इसमें न्यूजीलैंड, प्रशांत महासागर और इनके सभी द्वीप को रखा गया। ऐसे वाले साहब ने ऐसे ऐसे भूखंड को बांट दिया, यानी पूरे पृथ्वी की सतह को 6 भूखंडों में बांट के रख दिया और कहा सभी भूखंड पर यानी पृथ्वी की सतह पर देखा गया अलग अलग जीवों का समावेश था। जीव सभी तरह के मौजूद थे, अर्थात कहीं न कहीं ये सभी भूखंड किसी न किसी रूप से एक दूसरे से स्थल द्वारा जुड़े हुए उन्होंने बताया। ऐसा कहा जाता है भौगोलिक वितरण से जैव विकास का प्रमाण मिलता है। इतना ही नहीं, आपको भौगोलिक वितरण के साथ साथ मैं आपको लेके चलूं जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण, एक अलग सा जिसके बारे में आपको बताऊं, जीवाश्म विज्ञान। सबसे पहले आप अगर समझना चाहते हैं जीवाश्म विज्ञान है क्या, जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण। अगर आपसे कोई पूछे जीवाश्म विज्ञान किसको कहते हैं, एविडेंस फ्रॉम पैलियोबायोलॉजी, या इसी को पैलियोंटोलॉजी भी कहीं कहीं लिखा होगा, पैलियोंटोलॉजी कहीं कहीं लिखा होगा। सिंपल सा, जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीवाश्म विज्ञान, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, इसे जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, जीवाश्म विज्ञान के रूप में आधुनिक जो जीवाश्म विज्ञान का जनक माना जाता है वो एक क्यूवियर नामक वैज्ञानिक है। इनको क्यूवियर नामक वैज्ञानिक को आधुनिक जीवाश्म विज्ञान का जनक माना जाता है। आपसे पूछता है जीवाश्म क्या है, जीवाश्म को इंग्लिश में फॉसल्स कहा जाता है। तो कहते करोड़ों वर्ष पूर्व पौधे हो या जीव जंतु जो धरती पर पाए जाते, करोड़ों वर्ष पूर्व पौधे या जीव जंतुओं का अवशेष या नमूना चट्टानों के नीचे दबे रहते हैं, उन्हीं को आप क्या कहते हैं, फॉसिल्स या जीवाश्म कहते हैं। इनसे प्रमाण, ये सबसे अच्छा प्रमाण, जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म सबसे अच्छा सर्वोत्तम। आपसे कोई पूछता है इतना सारा आपने प्रमाण देखा जैव विकास का, सर्वोत्तम प्रमाण किसको मानेंगे, जीवाश्म विज्ञान। क्यों, इसका छाप, इसका सामने में प्रूफ आपको मिलता है। सब में तो कुछ न कुछ सिद्धांत दिया गया, सब में न कुछ तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों बातें हैं, लेकिन इसमें तो स्पष्ट रूप से जो प्रमाण है दिख रहा है जीवाश्म, उसके आधार पर बताया जाता है। इससे अच्छा प्रमाण जैव विकास का और कोई भी नहीं है। इसके बारे में और भी कुछ बताऊं तो एक तलछटी चट्टान, आपसे कभी कभी पूछा जाता है जीवाश्म अक्सर करके कैसे चट्टान, तो तलछटी जिसको आप सेडिमेंटरी रॉक कहते हो,
इससे रिलेटेड होता है। ऐसे ऐसे चट्टान 3 तरह के होते हैं, आग्नेय, तलछटी, रूपांतरण। लेकिन तलछटी चट्टान जो होता है ये आप 3 तरह के ध्यान में रखेंगे। तलछटी चट्टान को बांटा गया, एक होता है सैंड रॉक, एक होता है आपका सेल रॉक, जिसको आप कहते हो सिंपल सा जलीय जो यौगिक हैं उसके जमाव से या कीचड़ के जमाव से जो बनता है उसको सेल चट्टान कहा जाता है। और इसके साथ साथ जैसे भी मैंने कहा सैंड रॉक, बालू के जमाव से। इसके साथ साथ एक और चट्टान का नाम आता है जो कि आपके कहीं न कहीं आपको मिलेगा, उसको कहते हैं चूना चट्टान, लाइमस्टोन। खास करके लाइमस्टोन का रूपांतरण आगे चल के आप देखेंगे संगमरमर में हो जाता है। और चूना चट्टान जिसको आप कहते हैं वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट चूना के जमाव से बनता है। ऐसे ऐसे जमाव से बनता है तलछटी चट्टान, और ये फॉसिल्स के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। दूसरा चीज आप कह सकते हैं रूपांतरण चट्टान, एक और जो मैंने बताया वो आग्नेय और तलछटी चट्टान, दोनों के रूपांतरण चाहे वो उष्मा के दबाव से या दाब से या कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया से रूपांतरित होता है तो वो चट्टान आपका रूपांतरण चट्टान कहलाता है। उस चट्टान का सबसे अच्छा एग्जाम्पल संगमरमर जो मैंने बताया, चूना चट्टान का रूपांतरण होकर संगमरमर का निर्माण होता है। ऐसे ऐसे मैंने आपको बताया था चट्टान का जानकारी दिया। वैसे जीवाश्म विज्ञान से रिलेटेड मैं आपको और भी कुछ बताऊं। कहा था जीवाश्म जैव विकास का सबसे अच्छा प्रमाण माना जाता है, जिसके अंतर्गत एक सबसे अच्छा उदाहरण है घोड़े का जीवाश्म रिकॉर्ड। अगर देखें उसको मैं बताता हूँ चार्ट के द्वारा कैसे कैसे आप समझेंगे। घोड़े का जीवाश्म रिकॉर्ड जिसको मैं बताता हूँ अभी किस किस तरह से आपको मैं बताना चाहता हूँ। घोड़े का जीवाश्म रिकॉर्ड, घोड़े का जीवाश्म रिकॉर्ड में 1 2 3 4 5 तरह का जीवाश्म इसका देखा गया। यूइपस, मीसोइपस, मेरिचिपस, प्लियोइपस, इक्वस। इस तरह से मैं आपको बताऊं ये जो घोड़ा का प्रजाति देखा गया ये सबसे पुराना, जिसका की हाइट देखा गया मात्र 30 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो ऊंचाई थी 30 सेंटीमीटर। कहा जाता 60 मिलियन वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति विकास हुआ था। वह इपोक, वह युग जो था योसीन युग था, ध्यान रखेंगे। अगर इसका वर्णन पूछता है किस युग का यह था, योसीन युग का। कितने वर्ष, यानी 60 मिलियन वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई। इसकी हाइट कितनी भी करती थी 30 सेंटीमीटर। कहा जाता है ये शाकाहारी वंश के प्रजाति के रूप में जाना जाता, पूर्वज के रूप में जाना जाता है। दूसरा जो है मीसोइपस, इसको कहा था ओलिगोसिन युग में यह उत्पत्ति लिया था, अप्रॉक्स 40 मिलियन वर्ष पूर्व। इसकी हाइट देखी गई 60 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर मीन्स होता है कितना, देखिए 1 सेंटीमीटर यानी 12 इंच। 12 इंच को आप सेंटीमीटर बदलते हो तो 30 सेंटीमीटर यानी कि 1 फीट के बराबर इसको आप मानते हो, इतना छोटा घोड़ा। इसके साथ साथ मीसोइपस का जो मिला जीवाश्म रिकॉर्ड वो देखा गया 60 सेंटीमीटर की हाइट थी। ऐसे ही आप देख रहे हो मेरिचिपस में कहा जाता है ये मायोसीन युग में देखा गया इसको। इसका लगभग 20 मिलियन वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति विकास देखा गया। इतना ही नहीं, इसका जो हाइट देखा गया लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास था। धीरे धीरे देखिए विकास कर रहा है, डेवलप कर रहा है। ये घोड़ा का जैव विकास, यह प्रमाण जो आपको दिख रहा है ये जीवाश्म इतिहास से। इतना नहीं, प्लियोइपस को आप देखते हो ये प्लायोसीन युग, लगभग इसके बारे में कहा जाता है 6 से 8 मिलियन या 10 मिलियन वर्ष पूर्व आप कह सकते हैं। इसमें लगभग देखा गया 150 से 200 सेंटीमीटर के आसपास इसकी हाइट देखी गई। लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर इसकी हाइट देखी गई। इतना ही नहीं, इक्वस जो कि आधुनिक घोड़ा आज के रूप में आप जानते हैं, और आधुनिक घोड़ा प्लिस्टोसीन युग माना था। प्लिस्टोसीन के बाद आज आधुनिक समय में आप जीते हैं, और इसमें लगभग कहा जाता है 500 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी कह सकते हैं 5 लाख, यानी 10 लाख का 1 मिलियन होता है, 5 लाख मिलियन वर्ष पूर्व आप कह सकते हैं। और आज का ये लगभग 165 सेंटीमीटर हाइट ऊपर, यानी कि 5 से 6 फीट का घोड़ा आज के डेट में आप देख रहे हैं। इस तरह जीवाश्म रिकॉर्ड का प्रमाण मिला। इस तरह से आप कहते हो कि जीवाश्म विज्ञान सबसे अच्छा प्रमाण देता है किसका, जैव विकास का। थोड़ा सा कुछ नोट्स करके मैं बताता हूँ। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसी से रिलेटेड, कभी पूछा जाता है मिसिंग लिंक क्या है, जिसको आप कहते हो लुप्त कड़ी या विलुप्त कड़ी आप कह सकते हो, क्या है। तो कुछ ऐसे जीव हैं जो जीवाश्म के रूप में, जीवाश्म अवस्था में, आज की धरती पर नहीं है। कुछ ऐसे जीव हैं जो जीवाश्म अवस्था है, लेकिन वो जीवधारियों के 2 समूह के बीच का संयोजक कड़ी के रूप में जाने जाते हैं। एज एग्जाम्पल आर्कियोप्टेरिक्स,
इसको दंत युक्त पक्षी कहा जाता है क्योंकि ये जीव ऐसा था, जुरासिक काल में ये उत्पन्न था, उस समय इसका प्रचलन था और इसके बारे में कहा जाता है ये पक्षी और सरीसृप दोनों का लक्षण रखता था, इसलिए इसको पक्षी और सरीसृप के बीच का संयोजक कड़ी, लेकिन जीवाश्म रूप में इसे इसको मिसिंग लिंक यानी विलुप्त कड़ी के नाम से जाना जाता है। ऐसे कोई आपसे पूछता है जीवित जीवाश्म किसको कहते हैं, जिसको आप कहते हो लिविंग फॉसिल, ये आपसे कोई पूछे क्या समझाएंगे आप? वैसा जीव जो विलुप्त होने के कगार पर है, यानी विलुप्त होते जा रहा है, यानी आज के डेट में हमारे धरती पर है लेकिन उसका खतरा बना हुआ है, लेकिन वह भी दो अलग अलग समूहों वर्गों के लक्षणों को प्रदर्शित करता है, वैसे जीव को जीवित जीवाश्म, जैसे एज एग्जाम्पल एक कितना है प्लेटिपस है, नाम सुने होंगे प्लेटिपस, जिसको आपका तो डक बिल्ड प्लेटिपस, यानी उसका बत्तख के चोंच की तरह उसका अगला सिरा होता है। इसमें देखा जाता है दो ग्रुप का, सरीसृप का भी लक्षण है और स्तनधारी का भी लक्षण है। ऐसे जीवों को भी संयोजक कड़ी के रूप में जानते हैं, लेकिन इनको जीवित जीवाश्म के रूप में जाना जाता है। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे स्यूडोफॉसिल्स क्या होता है, स्यूडोफॉसिल्स नाम से पता चल रहा है झूठा, स्यूडो मतलब झूठा, फॉसिल जीवाश्म, यानी कि आप कहते हैं कभी कभी देखा जाता है चट्टानों में पाए जाने वाले जो कार्बनिक पदार्थ है, मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत तरह के खनिज लवण है, जो कि क्रिस्टलीकरण यानी जमाव, क्रिस्टलीकरण कारण जमाव करता है और उससे एक अलग सा किसी तरह का पहचान निशान बन जाता है, चाहे वो पादप की तरह हो, जंतु की तरह। उनको लोग पहचानने में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो उसी को एक नाम दिया जाता है स्यूडोफॉसिल्स, झूठा फॉसिल्स। वह किसी का छाप नहीं है बल्कि वह खनिज लवण का एक क्रिस्टलीकरण होता है। इस तरह से मैंने आपको हर तरह के जैव विकास का प्रमाण बताते हुए कुछ अलग सा टॉपिक भी बताया। नेक्स्ट वीडियो में अलग सा